क्लास है ये बीपीएससी मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग की टेक्निक्स है उससे रिलेटेड है। हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि जो बीपीएससी की मेन में जो जीएस पेपर है और जो ऑप्शनल पेपर है उसका जो आंसर राइटिंग टेक्निक्स है वो क्या होना चाहिए प्रॉपर, ताकि आप बेहतर मार्क्स उसमें आप कलेक्ट कर सकें। तो जुड़ने देते हैं, जितने भी अपने भाई बहन हैं सब जुड़ जाएं जल्दी से। होंगे जो मंजे हुए पीएससी का मेन एग्जाम लिखना है, तो जो आज की हमारी क्लास है ये उनके लिए है जिन्होंने पहली बार बीपीएससी मेन लिखना है। लेकिन इस क्लास से उनको भी बेनिफिट होगा जो बीपीएससी मेंस लिख चुके हैं और उनके मेन में कुछ कम मार्क्स आए या फिर मेन के एग्जाम में आंसर राइटिंग में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फील किया। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर बीपीएससी में हम किस तरह का आंसर लिखें तो हमें एक अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। मैं आपको खुद बता दूं, मैंने खुद बीपीएससी मेन का जो पेपर है उसको दिया है और उसमें मार्क्स पाया है। मैं आपके साथ अपना मार्कशीट भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बीपीएससी का मेन है उसके मार्क्स में कहाँ पे क्या मैंने महसूस किया। जैसे जीएस में किस तरह से मार्किंग होती है बीपीएससी की, और ऑप्शनल में क्या मार्किंग होती है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मेरा पूरा जो पर्पस है आपकी क्लास लेने का, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि लंबे गैप तक मैं क्लास नहीं ले पाया। इसका कारण ये है कि मैं अभी तत्काल गाँव आया हुआ था और गाँव में था कुछ सर्वे के पर्पस से, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। इमरान जी गुड इवनिंग, एहसान गुड इवनिंग, और जितने लोग क्लास में लाइव हैं और जो बाद में देखेंगे उनको भी गुड इवनिंग। चलिए क्लास में सीधे डिस्कशन पे चलते हैं। मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग ऐसे हैं जो हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि यदि मेरा 98 बन रहा है या मेरा 95 बन रहा है, 96 बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए अभी? अभी तत्काल आपका कुछ भी मार्क्स बन रहा हो, आपको अभी वर्तमान में मेन की तैयारी में लग जाना चाहिए। और मेन की तैयारी मेरे अनुसार कैसे करें आप? आज की क्लास का मेन टारगेट सबसे मेन जो विश्वविद्यालय का एग्जाम अब तक देते आए हैं उनसे पहले हम बात कर लें। जो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हैं, विश्वविद्यालय परीक्षा से कैसे अलग है, पहला मेरा आज का सवाल है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। कैसे अलग है ये, ठीक है, बीपीएससी मेन का एग्जाम। बीपीएससी मेन का एग्जाम कैसे अलग है? देखिए, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप क्या करते थे, पेज पे फोकस करते थे, ठीक है। पेज पे आपका फोकस होता था कि नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा फोकस करते थे कि 6 पेज का लिख के आए हैं, 8 पेज का लिख के आए हैं तो अच्छा मार्क्स आएगा। और दूसरा साथ साथ आप पॉइंट्स और अंडरलाइनिंग सिस्टम पे ज्यादा फोकस करते थे। इंट्रो आपको एक सिखाया जाता था, आंसर राइटिंग हम भी ग्रेजुएशन वालों को बहुत पढ़ाए हैं, तो हम सिखाते थे कि बेटा पहले इंट्रो लिखो, उसके बाद बॉडी डिजाइन करो और लास्ट में कंक्लूजन लिखो। ये आपने पहले देखा होगा, पहले इंट्रो लिखो फिर बॉडी डिजाइन करो और फिर कंक्लूजन लिखो। हम आपको अभी एग्जाम का पूरा एक सिनेरियो बताएंगे कि कैसे आपको बीपीएससी में आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए, इंट्रो हेडिंग देने की जरूरत नहीं होती बीपीएससी के एग्जाम में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम का हमने फॉर्मेट बताया। और अब जो हम फॉर्मेट बनाने वाले हैं ये हमारा फॉर्मेट है सिविल सर्विस एग्जाम का। जो सिविल सर्विस एग्जाम का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिविल सर्विस एग्जाम का फॉर्मेट जो होता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम का फॉर्मेट होता है, उसके अंतर को हम आज एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, उस क्वेश्चन से समझाएंगे कैसे आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन इसमें भी होता है, सिर्फ इसको प्रदर्शित करने का तरीका अलग होता है। चलिए डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसके आंसर्स को हम प्रिपेयर करते हैं सब लोग मिलके, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लिया हमने।
एक क्वेश्चन लिया, जैसे पिछली बार हमने आपको क्लास में ही एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन दिया था कि भारत में जो गरीबी है, भारत या बिहार में गरीबी के कारणों पर चर्चा करें और बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करें। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिए कि गरीबी के कारण, मेन थीम है क्वेश्चन का। इसमें दो कीवर्ड था, भारत को भी देखना था और साथ ही साथ आपको बिहार को भी पॉइंट में लेना था। ठीक है, अब आपको साथ में बताना था कि इसके साथ ऐड करना था सरकार के प्रयास, सरकार के प्रयास। तो आंसर राइटिंग एक कला है, जो उत्तर लेखन है, उत्तर लेखन जो है, सॉरी उत्तर लेखन हम बात कर रहे हैं, उत्तर लेखन एक आर्ट है, कैसे डेवलप करें उसको, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि हमको मेन लिखना है और जिनको लग रहा है कि मेरा मेन अभी नहीं लिखाएगा, फिर भी उनको भी करना है, एक क्वेश्चन बैंक परचेज कीजिए। क्वेश्चन बैंक किसका किसका? दोनों का। एक जीएस का क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है, विद आंसर भी ले सकते हैं, विदाउट आंसर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप किसमें कंफर्टेबल हैं। और दूसरा आप ऑप्शनल का लीजिए, अभी सही जो भी आपका ऑप्शनल है। जैसे मेरी कोई बहन है जो कटिहार से एक बच्ची फोन करती है, अक्सर पूछती है, मनीषा नाम, वो बच्ची कह रही थी कि पोल साइंस, PSIR पोल साइंस उसका ऑप्शनल है। चाहे कुछ बच्चों का मैथिली ऑप्शनल है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। अभी मैं आज से ज्योग्राफी वालों को तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा और बाकियों के लिए हम अलग अलग से एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप हमको मैसेज करना पर्सनली कि आप सर मेरा इसको बता दिए, तो हम आपको क्वेश्चन का पूरा लिस्ट डिस्कस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का फॉर्मेट रोज डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, इन शॉर्ट। फिर कल हम अलग कर लेंगे जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच का टाइमिंग। और आज हम मेन डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करोगे आप। तो पहला आपको होमवर्क दिया मैंने कि आप सबके सब क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए, कई लोगों ने परचेज कर लिया होगा। और दूसरा दोनों का, जीएस का और ऑप्शनल का, कोई भी पब्लिकेशन हो, डिप ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन हो आप परचेज कर लो। दूसरी बात क्या करो, क्वेश्चन बैंक में आप इधर से ही चलो, यानी 65वीं 65th के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करो। 65 के क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको अवेलेबल होगा साइट पे, बीपीएससी की साइट पे अवेलेबल होगा या फिर गूगल पे अवेलेबल होगा। आप क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो। आफ्टर द परचेजिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द टाइम लिमिट एंड द वर्ड लिमिट। नॉर्मली बीपीएससी वर्ड लिमिट कम देता है, नहीं देता है, इसलिए लोग लॉन्ग आंसर लिखते हैं। और आंसर्स लिखते समय 4-5 बातों का ध्यान रखना। पहला, आपको सबसे पहले कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड क्या होता है? keywords are demand of the question. Each and every questions have their keyword. जैसे अभी मैंने कहा ना, गरीबी के कारण गरीबी के कारण भारत। अब सबसे पहले आप टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, आपको 65वीं क्वेश्चन उतार नोट करना है 65th का क्वेश्चन बैंक से, या फिर डाउनलोड कर लो। यदि क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता, मान लो आप बिहार के ऐसे रिमोट एरियाज में हो जहाँ पे अर्थ को समझ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ द मेन स्टूडियो, तो मैं समझ सकता हूँ। आपको रिमोट एरिया में आप हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फील। जैसे मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम्स झेल रहा हूँ, तो वैसे आप भी प्रॉब्लम आपको भी होगी। तो 65th का क्वेश्चन डाउनलोड कर लो गूगल से, सॉल्व करने बैठो, खुद से सॉल्व करने बैठो। स्टेप 1, क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन से क्या फाइंड आउट करो, कीवर्ड्स, और उसको फट अंडरलाइन, क्वेश्चन में ही फट से अंडरलाइन कर दो। गरीबी के कारण पूछ रहा है, भारत बिहार दोनों का पूछ रहा है और सरकार का प्रयास भी पूछ रहा है, कोई भी भाग छूटे ना। ठीक है, गरीबी के कारण पूरे भारत का, गरीबी के कारण बिहार का, भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास और बिहार सरकार द्वारा किया गया प्रयास, ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर आंसर। तो कीवर्ड्स, इससे क्या पता चलेगा पता है? कीवर्ड से क्या पता चलेगा? कीवर्ड से पता चलेगा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। स्टेप, कीवर्ड तुमको क्या देगा? प्रश्न क्या मांग रहा है, प्रश्न की मांग, ध्यान से समझना। यही सारी चीजें हैं प्रोफेशनली मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके डिलीवर करता हूं। ठीक है, और अभी भी मुझे कुछ एक दो भाई हैं मेरे सज्जन जिनको नहीं पता मेरे बारे में, तो वो उनको मैंने सिर्फ ऐसे ही मॉनिटर करने के लिए उनके साथ जुड़ा। वो मुझे क्लास के लिए फोन कर रहे थे कि आपको क्लास लेना है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। मैंने कहा जी सर मैं ले लूंगा, निःशुल्क सेवा।
ठीक है, और यदि आप जो भी होगा तो आप देख लेंगे, हम दे देंगे क्लास, बट उनका भी स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। तो यहाँ ध्यान देना, पहला पहला काम क्या करना है आपने, स्टेप 1 में आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है। देन ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। हर क्वेश्चन का कुछ खास मांग होता है, और हम क्या करते हैं, वो मांगता आम है, हम उसको कटहल दे आते हैं। ठीक है, बचपना कर देते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के किसका कीवर्ड क्या है, और जल्दबाजी में क्या होता है, आधा अधूरा कीवर्ड समझते हैं, मतलब हड़बड़ा जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ना पेशेंस रखना है, आराम से क्वेश्चंस को समझना है। टाइम परफेक्ट होता है, टाइम 3 घंटा होता है, आप आराम से लिख सकते हो सारे क्वेश्चंस को, लेकिन पहले से आपकी प्रैक्टिस बेटर होनी चाहिए। यदि आपकी प्रैक्टिस है देन यू कैन राइट बेटर, और अभी से प्रैक्टिस करो, तभी मेन में याद रखना। यदि कोई भैया दीदी भाभी कोई आपको सुना रहा हो कि मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, हम मेन तो निकाल लिए, इंटरव्यू में रह गए, ऐसा सुना होगा आपने। इंटरव्यू में कोई नहीं रहता भाई साहब। बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में यदि आपके अंक कम हैं, तभी इंटरव्यू आपको प्रॉब्लम करता है, और यदि बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो इंटरव्यू में आप कुछ भी करके आओ, आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक क्यों नहीं आते? मुझे भी एलएसडब्ल्यू में कम हो गया था, मतलब 200 का था एलएसडब्ल्यू, उसमें 99 मात्र दिया था। मैं जानता हूं कि मैंने उसमें क्या किया था, एलएसडब्ल्यू मेरी प्रिपेयर नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं था, फैसला ऑन द स्पॉट किया था, तो मेरे मार्क्स उसमें 99 रह गए थे। अब आपको क्या करना है, आपके पास प्रॉपर टाइम है। यदि आप अगले साल दे रहे हो, 67वीं दे रहे हो, तो आपके पास पूरा समय है। यदि आप 66वीं दे रहे हो तो आपके पास बहुत कम समय है। 66वीं वाले को दिन रात लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस, फैसला ऑन द स्पॉट नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस 65वीं देना है, 64वीं 63वीं 62वीं 59वीं 56वीं 59वीं से लेकर के 65वीं तक के जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं जीएस के, उन क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में सॉल्व करना है। कैसे कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप 1 में उन क्वेश्चंस को पढ़ के उसके कीवर्ड को अंडरलाइन करके देखना है कि यही यही कीवर्ड है ना। कोई भी क्वेश्चन तुम मेरे सामने रखो और मैं उस क्वेश्चंस में तुमको दिखाऊंगा कि देखो बाबू इसमें कीवर्ड क्या क्या है। कीवर्ड माने टॉपिक, जैसे ये गरीबी पे क्वेश्चंस है, इंडिया बिहार दोनों पे है और सरकार का प्रयास पूछ रहा है, तो कीवर्ड से क्या पता करना है? प्रश्न की मांग। अब देखो स्टेप 2 क्या है। जब आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जब आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो आप स्टेप 2 पे जाते हो। स्टेप 2 क्या है? आपको इस उस डिमांड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाना होता है, आंसर का एक रफ फॉर्मेट बनाना होता है। क्या रफ फॉर्मेट बनाना होता है? रफ फॉर्मेट में ये होता है, इसको कहते हैं कंटेंट। आप क्वेश्चन समझ गए, लेकिन आपके पास उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कंटेंट। पहला क्या था? कीवर्ड। दूसरा क्या है? कंटेंट। कंटेंट को माइंड में सेट करना होता है, उसको ना सीक्वेंस में सजाना होता है। जो मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है उसको ईटीसी में डाल देना है या सॉर्ट करना है। तो इसको कहते हैं कंटेंट। कंटेंट कैसा होना चाहिए? कंटेंट का मतलब तथ्य। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है तथ्य। तो स्टेप 2 में तथ्य पे फोकस करना है। और तथ्य क्या होना चाहिए? कंटेंट कैसा होना चाहिए? कंटेंट में दोनों चीज होने चाहिए, स्टैटिक एंड डायनामिक कंटेंट। स्टैटिक एंड डायनामिक कंटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टैटिक एंड डायनामिक कंटेंट? स्टैटिक कंटेंट इन द सेंस कि आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा, जो किताबों में पढ़ा, पुरानी किताबों में पढ़ा, वो सब के सब स्टैटिक कंटेंट्स हैं। एंड व्हाट अबाउट द डायनामिक कंटेंट? इट मींस द न्यूज़पेपर में उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इश्यूज हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, तो आपने उसको उससे कनेक्ट कर दिया आंसर राइटिंग के दौरान। इट मींस द स्टैटिक कंटेंट एंड डायनामिक कंटेंट दोनों आपके साथ होना चाहिए। डायनामिक से एग्जांपल डालो और स्टैटिक को एक्सप्लेन करो विद कोटेशन एंड विद द पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स और कोटेशन के साथ डायनामिक को, स्टैटिक पार्ट को करो। समझना, आप हिंदी में बात करूं तो प्रश्न के कीवर्ड को समझ लिया आप, तो आप अपने माइंड में टटोलो कि तुम्हारे दिमाग रूपी खजाने में कितना माल इससे रिलेटेड पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है। जैसे मान लो अभी लिकर पे क्वेश्चन आ जाए, लिकर समझ रहे हो ना, शराब। क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में शराबबंदी के प्रभाव, बिहार में शराबबंदी कहां तक कारगर हो पाया, इसके प्रभाव क्या हैं। अब इसको तुमको लिखना है। अब यदि हम क्वेश्चन देख लें कि जो लिकर पे जो प्रोहिबिटेशन लगाया बिहार गवर्नमेंट ने, उसके क्या प्रभाव पड़े, क्या बेनिफिट हुए, क्या डिसएडवांटेज हुए, सरकार को क्या नुकसान हुआ, रेवेन्यू का नुकसान हुआ ना, लॉस हुआ, टैक्स कम मिलेगा सरकार को, बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था उससे,
और दूसरा क्या नुकसान हुआ, उसकी कालाबाजारी बढ़ गई, जहां नहीं था शराब की भट्टी वहां भी शराब की भट्टी लगने लग गई, कालाबाजारी हो गई, ज्यादा दाम बढ़ गए, लोग कालाबाजारी के थ्रू परचेज कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये भी आपके आंसर्स में होने चाहिए, डायनामिक पॉइंट्स हैं। एक दो एग्जांपल जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वहां से उठाओगे। और स्टैटिक पॉइंट क्या है, स्टैटिक पॉइंट हो गया इसी लीकर वाले टॉपिक पे देखो, तो स्टैटिक पॉइंट हो गया कि शराबबंदी अधिनियम सबसे पहले कहां लागू हुआ था भारत में, बिहार में शराबबंदी कब शुरू हुई, कौन सा एक्ट है जिसके तहत, संविधान का कौन सा पार्ट है जिसके तहत कोई स्टेट गवर्नमेंट शराबबंदी करती है, कोई स्टेट नहीं करती है। तुम देखो यदि बिहार सरकार बंदी कर रखा है, दिल्ली में खुलेआम बिक रहा है, मंदिरों की तरह लंबी लाइन लगती है। इसी तरह झारखंड में देखो, झारखंड में खुलेआम बिक रहा है। तो ऐसा क्या है कि बिहार में बंदी है और झारखंड में बंदी नहीं है, ये कैसा कानून है। तो तुमको समझना पड़ेगा कि डीपीएसपी का वहां जिक्र करना होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, उसको देखना होगा तुमको, कि वहां से कनेक्ट करके लिखना होगा कि राज्य जो है एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनना चाहता है। और जब कोई राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनना चाहता है, वेलफेयर स्टेट बनना चाहता है, तो वो फॉलो अप कर सकता है किसको, डीपीएसपी को। डीपीएसपी में कई ऐसे मुद्दे दिए गए हैं जिन मुद्दों पर राज्य कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, मतलब राज्य उसको अपने यहां लागू करने के लिए स्वतंत्र है, और उसको उसको लागू करने के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टैटिक पार्ट में कि वो कौन से आधार हैं जिसके आधार पे कुछ राज्यों की सरकार शराबबंदी को लागू कर रही है, जबकि कुछ राज्यों की सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट यदि तुम लिख लेते हो तो ये स्टैटिक पार्ट है। अब डायनामिक में क्या लिखते हो, जब तुम कालाबाजारी दिखाते हो शराब का, और ये दिखाते हो कि किस तरह झारखंड से बॉर्डर से यूपी, पूर्वी यूपी के बॉर्डर से किस तरह कालाबाजारी हो रही है शराब की, और कैसे बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका गोरख धंधा चल रहा है, तो ये सारी बातें जब तुम एग्जाम्पल में कोट करते हो, देन इट इज डायनामिक पार्ट। उसके दुष्प्रभाव बता सकते हो कि कालाबाजारी कितनी बढ़ गई है, इसकी बंदी हो नहीं पाई, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पैसे के लालच में लोग इसको अप्रोच प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जब तुम लिखते हो तो ये डायनामिक टॉपिक हो जाता है, और जब तुम उसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हो तो वो स्टैटिक पार्ट हो जाता है। तो दैट इज, ये कंटेंट है। अब गरीबी को लो, जैसे मैंने कहा, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया एंड बिहार, एक्सप्लेन दी, क्या सरकार के जो एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यदि कहता है, देन उसमें भी तुम सेम काम कर सकते हो, स्टैटिक पार्ट भी लिख सकते हो। इस पॉवर्टी जो है वो कब से स्टार्ट हुई है, मतलब आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस ही पॉवर्टी का यहाँ कंडीशन सर्कमस्टेंसेस बना रहा है, और पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंस के बाद लगातार प्रैक्टिस कर रही है, प्रयास कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बना रही है। वो सारी चीजें तुम डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। तो एक माइंड बनाना होगा। जो बच्चा पहली बार मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हो उनको विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्या लिखने का अभ्यास शुरू कर दो भाई। अचानक तुम परीक्षा भवन में जाओगे तो वहां अचानक कोई जादू का झप्पी नहीं होगा कि अचानक तुम लिखने लगोगे। माइंड को आदत डालनी होगी किसी टॉपिक पे लिखने की, और वो टॉपिक कहां से मिलेगा, तो 65वीं 64वीं इस तरह से जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उसको डाउनलोड करके उस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर डालो। क्वेश्चन का आंसर लिखते समय कभी तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, शुरू शुरू में तुमको लगेगा कि हमने बकवास लिखा है, लेकिन फिर भी उसको फाड़ना मत, मचोर के मत रख देना। कई मेरे भाई बहन ऐसे होंगे, आंसर लिखेंगे और खुद ही जज बन बैठेंगे, खुद ही मुजरिम खुद ही जज। लिखा आंसर और लिखने के बाद आंसर फाड़ के रख दिया गया, गंदा है भैया, क्या सोचेंगे या सर क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो लिख रहे हो ना आंसर, वो वही उसी आंसर से तुम्हारा इलाज संभव है। ठीक है, आप लोगों ने कई बच्चों ने आप में से कई स्टूडेंट्स ने आपने लिख के आंसर मुझे सेंड किया, मैं कईयों का पढ़ा हूं आंसर, और कुछ बच्चों का आंसर नहीं पढ़ पाया, थोड़ा मैं इमरजेंसी काम में आया था। मेरे फादर नहीं है तो मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, और भाई भी नहीं है तो मुझे ही सब करना है, तो इसलिए मैं गाँव में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहा, लगातार मुंगेर और यहाँ वहां घूमता रहा। तो इसलिए मैं आपको लेट से क्लास दे पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता था कि आपको रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊं। सो ये जो क्लास मैंने ऑर्गेनाइज किया है, इस क्लास का मेन पर्पस यही है कि मैं आपको सिखाऊं हाउ टू राइट अ गुड आंसर। तो देखो एग्जाम्पल दे दे के बता रहा हूं, एक क्वेश्चन भी रखा मैंने कि गरीबी पे देख लेना, एग्जाम में आ जाएगा। बिहार के बीपीएससी का एग्जाम हो और लीकर पे क्वेश्चन ना हो, होगा ही लीकर पे एक क्वेश्चन, लीकर बैन पे क्वेश्चन होना ही होना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो ये जो जितनी योजनाएं चला रही है ना बिहार सरकार,
नल जल योजना और जो निश्चय 7 निश्चय, उससे उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन होना ही होना है आपको। तो उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करो। पिछले 5 साल के क्वेश्चन बैंक से यदि 7 निश्चय पे कोई क्वेश्चन दिख जाए, लिकर पे कोई क्वेश्चन दिख जाए, पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन दिख जाए, यही तो बिहार का स्पेशल थिंग है, एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन दिख जाए, तो जस्ट राइट डाउन एक आंसर लिखो और मुझे भेज दो, और भेज के मुझे परेशान करो कि सर मेरा रिमार्क्स तो बताइए, उसी टाइम पे पूछो कि सर एक नजर देख के हम बताइए कि कहाँ आंसर में कमी। मैं तुमको बेहतर बता दूंगा कि तुम्हारे आंसर में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है अलग अलग डायमेंशन से, क्योंकि मैं ना हजारों आंसर चेक किया हूँ, हजारों नहीं उससे ज्यादा आंसर चेक किया है मैंने कई इंस्टीट्यूट्स के, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, आईएएस के और बाकियों के। तो तुम्हारे आंसर्स में मैंने पहली बात क्या बताई, तुम्हारा स्टेप 1 क्या है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स। क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है ना, उस वर्ड को समझना है, और वर्ड को समझने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम खोज क्या रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की मांग को समझना है। ये समझ लेना है कि क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है, आम पूछ रहा है कि इमली पूछ रहा है कि कटहल पूछ रहा है। वो भी एक कला है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा आधा प्रश्न पढ़ के ही आधा का ही आंसर लिख के आता है, तो आंसर भी, मार्क्स भी आधा ही मिलता है। पूरा प्रश्न पढ़ना है, पूरे प्रश्न को पढ़ते समय अंडरलाइन करते जाना है, कोई भी टेक्निकल वर्ड हो अंडरलाइन कर लेना, और उसके बाद पता चलेगा तुमको प्रश्न की मांग। जैसे ही प्रश्न की मांग दिमाग में आ गया कि प्रश्न क्या मांग रहा है, एक रफ पेज में जाना, क्वेश्चन के पीछे जाना और कहीं पे पेंसिल से लिख देना कि इस संदर्भ में क्या क्या जुड़ सकता है, स्टैटिक पार्ट, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन से इसको जोड़ सकते हैं। अक्सर कोशिश करना कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने का, या फिर कोशिश करना हिस्ट्री से जोड़ने का, यानी तुमको स्टैटिक पार्ट में कनेक्ट करना है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। हर एक क्वेश्चन को कोशिश करना जहां तक संभव हो कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करें या एनसीईआरटी के किताब से कनेक्ट करें, तो वो तुम्हारा स्टैटिक पार्ट है। आंसर को शुरू कर सकते हो डायनामिक एग्जांपल से, यदि तुम्हारे पास है तो। मान लो लीकर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो हाल फिलहाल में लीकर रिगार्डिंग कोई न्यूज है, तो उससे तुम रिलेट करके आंसर को शुरू कर सकते हो। हम बताएंगे कैसे। अभी देखो, लिकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है, पॉवर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है, और साथ निश्चय से रिलेटेड। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर आंसर कैसे भेजें। मैं बता दूं, जो बच्चा आंसर भेजना चाहता है 8826017637, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप, एक स्कैनर होता है, डॉक स्कैनर, डॉक स्कैनर ही है शायद, आप उससे स्कैन कर लो, और स्कैन करके आप भेज सकते हो मुझे। स्कैन करके भेजने पे हम रीड कर सकते हैं इजीली उसको। हाँ, डीओसी स्कैनर है, डॉक स्कैनर, आधा ऊपर ब्लैक है नीचे ग्रीन है, बहुत अच्छा स्कैनर है। तो डॉक स्कैनर से स्कैन कर लो, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसका थोड़ा एमबी कम कर लो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करके मुझे भेज दो। भेजने के बाद तुमको फॉलो करना है, फॉलो अप करना है, मुझे बता देना, ताकि मैं किसी भी काम में कहीं भी रहूं तो तुम्हारा चेक करके उसी समय तुमको रिपोर्ट कर दूं कि तुम्हारे आंसर्स का कौन सा पक्ष जो है कमजोर है, जिस पे तुमको ध्यान देना है। देखो, आंसर्स के पक्ष क्या होते हैं। पहला पक्ष होता है कि मांग को समझे छात्र की, प्रश्न मांग क्या रहा है। दूसरा क्या पक्ष होता है, छात्र का कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट में दोनों चीज दिखता हो। क्या क्या, एक स्टैटिक कंटेंट एंड डायनामिक कंटेंट, बोथ कंटेंट शुड बी इन योर आंसर। स्टैटिक कंटेंट एंड डायनामिक कंटेंट दोनों के दोनों होने चाहिए आपके आंसर में। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, यदि कंटेंट अच्छा लिख दिया तुमने, बहुत अच्छा कंटेंट है तुम्हारे आंसर का, तो अब तीसरा तीसरा स्टेप क्या है, कंटेंट का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब ओवरलैप ऑफ दी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वर्ड्स के बीच में स्पेस होने चाहिए, और ना फ्लो चार्ट के माध्यम से वर्ड्स कम हो और उसका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो। ओवरऑल मैं कहूं तो इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव आंसर होने चाहिए, आकर्षक, प्रभावित करने वाला। जैसे आपका उत्तर देख करके उत्तर चेक करने वाला जो परीक्षक है वो प्रभावित हो जावे कि बेहतर आंसर लिखा है। तो इसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण, हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण, एंड इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन। योर प्रेजेंटेशन शुड बी अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको मार्क्स जो देगा वो पॉजिटिवली ज्यादा मार्क्स देगा, अच्छा मार्क्स देगा। तो तीसरा, पहला पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कीवर्ड्स और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट क्या था, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट का एक चार्ट बना लो पास में, उसी आंसर्स के पास लिख लो कि स्टैटिक में इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कर देंगे, या एनसीईआरटी में जो गिवन डाटा इंफॉर्मेशन उससे कनेक्ट कर देंगे, और डायनामिक में एक दो एग्जांपल पुट कर देंगे आंसर में। हाल फिलहाल में कोई प्रोग्राम है, हाल फिलहाल में कोई स्कैम है जो न्यूज में बहुत बना रहा, उसकी जरूर चर्चा करेंगे शॉर्ट में वहां पे। ये डायनामिक हो गया। एग्जाम्पल स्कैम में आ गया, स्कैम हो गया, या फिर कोई प्रोग्राम हो गया, या कोई वर्ल्ड वाइड कोई फंक्शन हुआ है, या उस तरह के कुछ पॉइंट को डालने की कोशिश करेंगे अपने से।
ये नहीं सोचेंगे गलत होगा सही, बाद में देखेंगे उस पर। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब देखो, प्रस्तुतिकरण जो है आंसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। 5 स्टार होटल में और सड़क के किनारे फुटपाथ पे पानी पूरी दोनों जगह मिलता है दोस्त, लेकिन सड़क के किनारे 10 रुपया में 6 पीस पानी पूरी मिलता है, ठीक है। जब तुम 5 स्टार होटल में जाओगे तो वही आलू, वही पानी, वही पूरी जो है तुमको 500 रुपए का बिल बना के देगा, या 400 रुपये, 600 रुपये का बिल बना के देगा। जस्ट वेट, आ रही है आवाज मेरी? साउंड आ रहा है? देख लो, 2 मिनट में लाइट आ जाएगी, फिर और बेटर साउंड आएगा। आप तत्काल काम चलाओ। कंफर्म करो, साउंड आ रही है आपको? चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, मैं बात कर रहा था आपसे। थैंक यू बताने के लिए। मैं डिस्कस कर रहा था आपसे प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैं कह रहा था प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो बात होती है स्पेस की। स्पेस का मतलब आपके पास इस तरफ भी स्पेस छोड़ना है, इधर भी स्पेस होना चाहिए। कई बच्चे ये स्पेस नहीं छोड़ते, ये स्पेस छोड़ना है, थोड़ा सा स्पेस इधर भी छोड़ो, हल्का सा स्पेस इधर भी छोड़ना है, और ऊपर तो स्पेस छूटा होता ही है। ये तीनों स्पेस छोड़ना है आपको। क्लियर? स्पेसिंग क्लियर? चलिए, गुड इवनिंग खुशबू जी। गुड इवनिंग अंजलि। यदि आवाज नहीं आए तो आप मुझे बताना, ठीक है? आवाज के लिए ध्यान देंगे हम आप पे। यदि साउंड नहीं आता हो तो कंफर्म करना। तो पहली बात यह है, स्पेस अच्छी होनी चाहिए आपके आंसर्स की। स्पेसिंग हो गई। स्पेसिंग के बाद दूसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी ध्यान देना। स्पेसिंग के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो तुम वर्ड्स जो बनाते हो, जो भी क्रिएट करते हो वर्ड, ठीक है, वर्ड्स जो लिखते हो इसके बीच में पैराग्राफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो यहां से तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां से आंसर स्टार्ट किया, तो इस तरफ कुछ नहीं लिखो। पैराग्राफ के जो तुमने लाइनिंग छोड़ी है ना, इस तरफ बिल्कुल कुछ मत लिखो। ज्यादा से ज्यादा तुम क्वेश्चन के नंबर लिख सकते हो, और इस तरफ भी कुछ नहीं लिखो। बीपीएससी के जो आंसर सीट होते हैं उनमें इस तरह का लिखा नहीं होता कि आपको इधर कुछ नहीं लिखना है। बच्चे जगह छोड़ते नहीं है, पूरा भर देते हैं। तो स्पेस पे प्रॉपर ध्यान देना है, दोनों तरफ ध्यान देना है स्पेस पे, कि हम इस तरफ कुछ ना लिखें, नीट एंड क्लीन रखें, क्लियर रखें, इस तरफ भी, इधर भी क्लियर रखें। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या देना है, पैराग्राफिंग में फोकस करना है कि जो पैराग्राफ जहां से फिनिश होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पैराग्राफ फिनिश होता है, तो उसके बाद यहां से आप स्टार्ट करते हो, तो ये चीजों पे भी फोकस करना है। एक और बात बताते हैं, जो इंट्रोडक्शन तुम देते हो उसमें इंट्रोडक्शन लिखा मत करो। बेहतरीन स्टार्ट करो, कोई पोएम से, कोई लाइन से, कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आंसर्स में अक्सर कोटेशन नहीं होता तुम्हारे पास,
तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिमांड को ही डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करो, या क्वेश्चंस के कीवर्ड को डिफाइन करते हुए आंसर लिखना शुरू करो। आप ध्यान देना, अभी आदित्य जी कह रहे थे कि पॉइंट होता है हमारे पास बट हम उसको लिख नहीं पाते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो क्वेश्चंस में यदि पॉवर्टी पूछा है, क्वेश्चंस में यदि पॉवर्टी पूछा है तो देन यू कैन डिफाइन द पॉवर्टी इन द इंट्रोडक्शन। क्वेश्चंस में यदि लिकर बैन पूछा है तो यू कैन एक्सप्लेन लिकर बैन का कॉन्स्टिट्यूशन का कनेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। यदि क्वेश्चंस में मान लो कि पाल कला पूछा है, क्वेश्चन में मान लो मधुबनी पेंटिंग पूछा है, क्वेश्चन में मान लो नेहरू के विचार पूछे हैं, या क्वेश्चन में गांधी के विचार पूछे हैं, तो जो कीवर्ड है ना उसी पे दो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ यू कैन स्टार्ट द आंसर। और इंट्रोडक्शन में देखो होता है ना, पूत के पात क्या तो बोलते हैं, पालने में ही दिखने लगते हैं, पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, वह एक इंपॉर्टेंट कहावत है। मतलब तुम्हारे आंसर का इंट्रो पूरे आंसर को पढ़ने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा इंट्रो होना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, लिख लिख के ना दिखाना पड़ेगा। जैसे कोई पेंटिंग स्केचिंग बनाते हैं ना, तो स्केचिंग बना के अपने दोस्तों को और अपने घर के लोगों को दिखाते हैं कैसा बना, इस तरीके का पूछते भी हैं, देखो तो कैसा बना, ठीक है। तो तुमको ये चीज करना पड़ेगा कि तुम आंसर लिखोगे और इंट्रो लिख के मुझे दिखा सकते हो। जैसे कई ऐसे लोग भी हैं मेरे साथ जो मैं मुझे इजिली दिखा सकते हैं। यदि आप अपनी आंसर राइटिंग अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंट्रो लिख लिख के शो करना होगा। यदि टीचर कह रहा है ना कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, इसका मतलब आप अच्छा लिख रहे हो, उसको कैरी ऑन रखो और बेहतर करने की कोशिश करो। तो मैंने कहा हाउ टू स्टार्ट द आंसर, यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का एक सबसे मेन कीवर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन पॉवर्टी पे है तो पॉवर्टी उसका कीवर्ड है, क्वेश्चन लिकर बैन पे है तो लिकर बैन उसका कीवर्ड है, क्वेश्चन विमेन सेफ्टी पे है, विमेन सेफ्टी यानी नारी सुरक्षा पे है तो विमेन सेफ्टी उसका कीवर्ड है, क्वेश्चन यदि चाइल्ड अब्यूज पे है, बाल शोषण पे है, तो चाइल्ड अब्यूज इज द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का कीवर्ड समझना बहुत जरूरी है। चाइल्ड अब्यूज है या विमेन सेफ्टी है या पॉवर्टी है या एजुकेशन पॉलिसी है या लिकर बैन है, इन पॉइंट्स को नोट करिएगा माइंड में। यही सारे पॉइंट्स आपको जीएस के क्वेश्चन में दिखने वाले हैं। ये अभी बर्निंग पॉइंट्स हैं। क्या क्या? एजुकेशन पॉलिसी हाल फिलहाल में आया, फार्मर बिल हाल फिलहाल में न्यूज में है। सो फार्मर बिल, एनआरसी, एजुकेशन पॉलिसी, विमेन सेफ्टी, वो हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, विमेन सेफ्टी हो गया, अभी एपिडेमिक जो अभी रिसेंटली कोरोना चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, तो ये सब के सब अभी करंट बर्निंग इश्यूज हैं। So these issues are the main keywords. May be possible that the question will be from these type of issues. ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीजें समझनी होगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। हो सकता है कि बीच में क्लास होते होते फिर कनेक्शन कट जाए और क्लास बंद हो जाए, तो घबराना मत, मैं फिर से ऑनलाइन आके जरूर कंटिन्यू करूंगा। और अब मेरे काम ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो गए आके, तो अब मैं थोड़ा फ्री माइंड हूँ, अब जल्दी जल्दी क्लास मेकअप कर दूंगा मैं। कल हो सकता है दिन में यदि टाइम मिलता है तो दिन में मैं मैसेज करूंगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को बुलाऊंगा, जिनका जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। नहीं भी होगा ऑप्शनल, तुम्हारे पास टाइम होगा तो आ जाना। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऑप्शनल होने नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है, कंपटीशन में बहुत काम आता है। और मेरे पढ़ाने का तरीका तुमको जीएस में भी काम देगा और प्रीलिम्स में भी। तो मैं क्वेश्चन का आंसर लिखने सिखा रहा था और उसमें तुमको सबसे पहले क्या सिखाया कि तुम कीवर्ड्स को ढूंढोगे। पहला पॉइंट तुम आपके साथ डिस्कस किया कि आप कीवर्ड को ढूंढोगे। दूसरा पॉइंट क्या कहा, कंटेंट के पॉइंट को माइंड में एक तरह से सेट करोगे। और पॉइंट दो तरह के सेट करोगे, स्टैटिक पॉइंट एंड डायनामिक पॉइंट। डायनामिक पॉइंट न्यूज से मिलेगा, करंट अफेयर से मिलेगा, और स्टैटिक पॉइंट जो होगा वो एनसीईआरटी से मिलेगा तुमको। फिर मैंने तुमको क्या कहा कि तीसरा पॉइंट आता है कि उसी पॉइंट्स को सजाएं कैसे, प्रेजेंटेशन। मैंने कहा कि कीवर्ड से तुम आंसर स्टार्ट कर लो, इंट्रो तुम्हारा जो होगा वो कीवर्ड से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जब तुम इंट्रो लिखो तो इंट्रो को इंप्रेसिव बनाओ। इंप्रेसिव कैसे होगा इंट्रो, दो चार लोगों का पढ़ के तो देखो, जो रैंक 1 आया है उसका पढ़ के देखो शुरू कैसे करता है। देखो नकल से अकल होता है, ठीक है। और हम लोगों ने, इंसान ने जो कुछ भी सीखा है वो नकल करके ही सीखा है, ठीक है। नकल से अकल होता है, और इंसान आज तक जो कुछ भी सीखा है नकल करके ही सीखा है। हर जगह नकल को नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं। तो किसकी नकल करें हम, तो हमें नकल करनी है उनकी जो रैंक 1 लाया है। तो उसकी कॉपी कहाँ मिलेगी, रैंक 1 वालों की गूगल पे सब डाउनलोड हो जाता है। यूपीएससी में जो रैंक 1 लाया है या बीपीएससी में जो रैंक 1 लाया है, पता करो उसका नाम और उसके आंसर शीट, टॉपर्स आंसर शीट में देखो, तुमको मिल जाएगा। देखो कि वो कैसे शुरू करता है, वो भी ऐसे ही शुरू करता है। मैंने कईयों के देखे हैं। उसके शुरुआत में क्या करता है, वो क्वेश्चंस के कीवर्ड को डिफाइन करता है।
और डेफिनेशन वो कोशिश करता है कहां से उठा के दे, जो गूगल से ग्लोबल लेवल पे या फिर यूएन डिफाइन किया है या वर्ल्ड बैंक डिफाइन किया है या किसी का कोटेशन से है, एनसीईआरटी से हूबहू छाप देता है तो भी मार्क्स मिलता है। ठीक है। और दूसरी बात, मेन कीवर्ड को डिफाइन करने के साथ साथ तुम इसमें क्या कर सकते हो, मेन कीवर्ड को डिफाइन करने के साथ साथ तुम इसमें जो बाकी जो चीजें पूछा है उसकी एक झलक दिखा सकते हो कि आगे हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद तुम जस्ट इंट्रो जैसे खत्म होता है तुम्हारा, जैसे ही इंट्रो खत्म होता है तुम्हारा, उसके जस्ट बाद तुम क्या कर सकते हो, इंट्रो के खत्म होते ही तुम एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। इंट्रो के खत्म होते ही क्या बना सकते हो, फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट जो होगा, वो फ्लो चार्ट तुम्हारे पॉइंट्स का होगा कि आगे तुम कौन कौन सा पॉइंट दिखाने वाले हो, या उसी से रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट बना दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर भी अट्रैक्टिव हो जाएगा और तुमको पता भी चल जाएगा कि तुम आगे कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हो। फ्लो चार्ट, एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखा सकते हो कि इसको तुम इस तरीके से, इनके कारणों को, गरीबी के कारणों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, या गरीबी के कारण निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, या लिकर बैन के निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तुम इसको जैसे अट्रैक्टिव हो सके एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हो। अब जब तुम इसको फ्लो चार्ट से दिखा दिए तो आगे इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स आगे एक्सप्लेन कर लो, तो बॉडी क्रिएट हो गया आंसर का। और लास्ट में जब तुम कंक्लूड करो तो कंक्लूजन जो दो वो उसमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ दो, चाहे कोई भी इशूज है, तुम्हारा व्यक्तिगत जो भी सोच है, व्यक्तिगत सोच पे फोकस ना करके तुम उसको क्या करो, जो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी कि आगे सब अच्छा होगा, यहाँ तक तो जो है सरकार जो प्रयास कर रही है ठीक ही कर रही है, और आगे बेहतर किया जा सकता है, आगे भी बेहतर होने की उम्मीद है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, आफ्टर द फ्लो चार्ट तुम उसको एक्सप्लेन करोगे सारे पॉइंट्स को, और पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद एट द एंड यू कैन गिव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। एक पोएम के साथ फिनिश कर सकते हो, एक कोटेशन के साथ फिनिश कर सकते हो, और कुछ ऑप्टिमिस्टिक आशावादी सोच भाव के साथ उसको फिनिश कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि तुम स्टेप सीख गए होगे कि कौन कौन सा स्टेप है तुम्हारा। पहला स्टेप है कीवर्ड ढूंढना, दूसरा स्टेप है डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को समझना, तीसरा स्टेप है कि कंटेंट को लिस्ट करना माइंड में या पेज पे पेंसिल से फटाफट, माइंड में ही हो जाता है प्रैक्टिस होते होते, और चौथा है प्रेजेंटेशन पे फोकस करना। और प्रेजेंटेशन में है चार्ट, फ्लो चार्ट हो सकता है तो वो बना दो, मैप हो सकता है तो वो बना दो। मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, मैप, फ्लो चार्ट, और बाकी चीजें तुम डाल सकते हो यदि तुम्हारे माइंड में कुछ भी आता है तो। लास्ट में जो तुम्हारा कंक्लूजन लिखना नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कंक्लूजन लिख के दोगे, कंक्लूजन लिखना नहीं है, बस अपने मन से लास्ट में एक अलग एक छोटा पैराग्राफ बनाओगे, जिस पैराग्राफ में तुम पूरे पूरे निचोड़ दोगे, तुम अपना मंतव्य भी दे सकते हो। यदि तुमको लगता है कि यहाँ तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, यू कैन गिव योर ओपिनियन ऑल्सो, और वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। एंडिंग किसी भी चीज की क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पता है, पॉजिटिव, आशावादी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, करप्शन बहुत ज्यादा है और इसका कुछ नहीं हो सकता है, कभी ऐसा नहीं है, तब तुम्हारा नेगेटिव एक इंफॉर्मेशन जाता है, मैसेज जाता है। तो ये तो आज की जो क्लास थी उसमें मैं तुमको प्रस्तुतिकरण बता रहा था कि किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है और कैसे आंसर लिखना है। ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले में तुम इतना फोकस नहीं करते थे, यूनिवर्सिटी वाले में तुम सीधा डायनामिक एब्सेंट होता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में डायनामिक सेक्शन पूरा एब्सेंट होता है, वन एंड ओनली स्टैटिक पार्ट ही उसमें चल रहा होता है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, कल जो क्लास होगी मेरी, ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट करेंगे और जीएस की स्टार्ट करेंगे। जो इवनिंग क्लास होगी, आई थिंक 8 बजे से कल स्टार्ट होगी क्लास, तो उसमें हम 8 बजे वाली क्लास जो होगी जीएस की क्लास होगी। ठीक है, कल तैयार रहना जीएस के लिए। आज हम जीएस में सिलेबस बता देते हैं। कल पता है हम कैसे पढ़ाने वाले यूट्यूब पे, हम जीएस में तुमको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। कल जो क्लास स्टार्ट होगी जीएस का टॉपिक वाइज मैं तुमको क्वेश्चंस फ्रेम करके दूंगा, मैं एक क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, और उसी क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको वही क्वेश्चन आ जाए तो उसका कैसे आंसर्स लिखेंगे ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन कौन सा पॉइंट डालेंगे, कैसे उसका फ्लो चार्ट क्या डाल सकते हैं, उसमें मैप क्या डाल सकते हैं, और उस कंटेंट के बारे में बताऊंगा भी, तुमको टॉपिक एक्सप्लेन भी करूंगा। आपके पास सिलेबस होगा, मान लो हम जीएस का एक टॉपिक उठाते हैं, आज ही उठा लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम और नेट का सिस्टम भी ठीक ठाक चल रहा है। मान लो हम जीएस का एक टॉपिक उठाते हैं आपके पास, पहला टॉपिक है जीएस पेपर 1 का, हाँ जीएस पेपर 1 का पहला टॉपिक है आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ के इतिहास
और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं सदी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है और नेहरू है। 3 टॉपिक दिया है इसमें, क्या क्या? गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू। तो कल मैं आपको गांधी का टॉपिक बताऊंगा और गांधी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है यदि गांधी फिनिश हो जाए कल तो रविंद्र और नेहरू, इन तीनों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कल का हमारा टॉपिक जो है गांधी, रविंद्र और नेहरू, इन तीनों के से रिलेटेड बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी, कंफर्म स्टार्ट होगी। आप लोग रेडी रहेंगे 8 बजे और मैं मैसेज भी कर दूंगा। और जिनका जियो ऑप्शनल है, कई बच्चों ने मैसेज किया है कि जियो ऑप्शनल क्या है, कैसे होगा सर, तो जियो ऑप्शनल की क्लास 7 बजे से होगी। ठीक है, 7 बजे से होगी जियो ऑप्शनल की क्लास और 8 बजे से होगी आपका जीएस की क्लास। दो दो 1-1 घंटे की दोनों क्लास होगी और दोनों में हम एक एक टॉपिक फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। जितने भी लोग एंड तक बने हुए हैं उनको थैंक यू। और उम्मीद है कि यदि क्लास प्रॉपरली इस तरह चल जाती है तो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा क्लास। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।